शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। आपके सुबह से लेकर शाम तक या यूं कहें कि रात तक आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। आप कहेंगे सर आपने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक या रात तक आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाला मॉलिक्यूल कैसे सर? समझिए, आप कुछ भी जो खाते हैं या वो कोई भी चीज जो आपके बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है और वो आप बाहर से लेते हो, बेसिकली अंदर में भी मौजूद होता है, बाहर से भी लेते हो, ये वो सारी चीजें बायोमोलिक्यूल्स हैं। मतलब दोज मॉलिक्यूल्स विच आर बायोलॉजिकली हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बींग्स, इसे हम कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स। समझ रहे मेरी बात को? तो बायोमोलिक्यूल्स जो है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग यहां पर ये बातों को देखेंगे कि भाई बायोमोलिक्यूल्स क्या है। तो बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजिकली एक्टिव, जैसे रोटी खा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, दाल पी लीजिए, प्रोटीन्स आ गए, है ना, कुछ नींबू का रस ले लिया, विटामिन सी आ गया, आप केला खा लीजिए, मल्टीविटामिन आ गया, चिकन, मटन, फैट, प्रोटीन, एकदम पावर पूरा आ गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप जो कुछ भी खाते हो उसके साथ बहुत सारी चीजें जाती है, मिनरल्स भी जाते हैं। तो जो बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। यानी बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं इसे लिखूंगा साफ सुथरी भाषा में कि दोज मॉलिक्यूल्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरे दोस्त, बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने में आपको। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को अगर आपने अच्छा नहीं किया तो अपने बोर्ड्स में कम से कम 4 नंबर गवाओगे। इतना आसान चैप्टर और कम से कम 4 नंबर अगर हमारा जा रहा है, मुझे लगता है हमें पढ़ लेना चाहिए। तो पढ़ो ना, लिखो, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर biologically those molecules which are biologically useful for the growth and maintenance of living बींग। यहां पर लिविंग बींग बोलने से ज्यादा बेटर रहेगा। ह्यूमन बॉडी बोल दूंगा तो क्या जानवर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, सबके लिए होता है। तो लिविंग बींग, तो दोज मॉलिक्यूल्स विच आर बायोलॉजिकली यूजफुल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बींग्स आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स, आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। मतलब आपके लिए इससे सिंपलेस्ट डेफिनेशन नहीं हो सकता है बायोमोलिक्यूल्स का। हर तरह से हमारे जिंदगी में इस्तेमाल में आता है। अब आप उसे कैसे कैसे यूज करते हो, उसकी कमी से क्या होता है, ये आप बायोलॉजी सेक्शन में पढ़ते हो। पर चूंकि हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, उसकी बनावट पढ़ेंगे, कैसे है वो, कैसा दिखता है वो, है ना। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है, छोटी छोटी बातें हमें देखनी रहती हैं। तो इन चीजों के लिए ही हम लोग कहते हैं कि भाई चलो थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात होगी। अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स? सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ लें, फिर पढ़ लेंगे प्रोटीन्स, फिर पढ़ लेंगे एंजाइम्स, विटामिन और थोड़ी बहुत न्यूक्लिक एसिड्स। चैप्टर बड़ा है पर मजेदार है, मजा आएगा। चलो शुरू तो कर ही चुके हैं, तो बात करेंगे अब कार्बोहाइड्रेट्स की। तो मैं यहां पर एक छोटा सा स्टार देकर लिखता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। जितना भी आप अपने लाइफ में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते थे, जैसे ग्लूकोज, सूर्य के गर्मी को बचाने के लिए वो सूर्य देवता स्ट्रॉ लगाकर पीते हैं ना सर से, पता नहीं क्या, तो उसको खत्म करने के लिए ग्लूकोज, कितना बढ़िया ऐड आता है यार, ग्लूकोन डी पीते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च, ये सारी चीजें हैं। तो कैसे है ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स।
तो इसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन आप देख लीजिए। कौन इतना टाइम लगा है, फटाफट डेफिनेशन। अब कार्बोहाइड्रेट्स, जरा शब्दों को पकड़िएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर मॉलिक्यूल भी है, कार्बन मॉलिक्यूल भी है, यानी कार्बन और H2O दोनों रहेगा, उनको मिलाकर पूरा फॉर्मूला बनते चला जाएगा। देखेंगे आगे, इंटरेस्टिंग है। फिलहाल डेफिनेशन क्या है, तो इट मे बी, लिखिए, लिखो, इट मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ऑप्टिकली एक्टिव, आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना, आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकली एक्टिव वाली बात बताई थी मैंने आपको। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होगा, मतलब बहुत सारे OH ग्रुप लगे होंगे। अभी सुनिए ध्यान से, सब बताऊंगा आगे चल के। बहुत सारा OH ग्रुप लगा होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर इतना बड़ा होगा कि उसको हाइड्रोलाइज करके भी वापस आप पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन ला सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। इनको हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। क्यों? सैकराइड्स मीठा, सुक्रोज, सुक्रोज नाम सुना है, सुक्रोज सैकराइड्स मीठा होता है, एज दे आर जनरली स्वीट इन टेस्ट। तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। अब चलते हैं हम लोग असली मुद्दे पर कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं। तो मैं यहां पर डबल एरो मार्कर, अब तक समझ गए ना हम लोग क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं? समझ गए ना? हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायो मतलब बायोलॉजिकल, या मॉलिक्यूल्स तो भाई समझ ही रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स, उनका इस्तेमाल हमारे बॉडी के ग्रोथ, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट सब चीज में इस्तेमाल में आएगा। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, विटामिन, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब पढ़ेंगे। अब उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, या इतना बड़ा होता है कि उससे हाइड्रोलाइज करेंगे तो छोटे छोटे भी मिल सकते हैं। अब छोटे छोटे क्या मिल सकते हैं, आइए क्लासिफिकेशन में जानेंगे, क्लियरली समझ में आएगा। चलो, तो डबल एरो मार्कर लिखते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा हम लोग भाव देते हैं, बोले तो वैल्यू देते हैं। ठीक है, एक्चुअली में आपका ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 3 तरह से क्लासिफाइड होता है। टाइप्स में जाएंगे तो ये 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 मोनोसैकेराइड्स, नंबर 1 कहेंगे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, एक ये हुआ। दूसरा होगा आपका ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, दूसरा टाइप्स है आपका ओलिगोसैकेराइड्स। तीसरा है आपका पॉलीसैकेराइड्स, तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। अब ये तीनों ही टाइप्स का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या होता है, एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। नंबर 1 मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लिया जाए आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट और आप उसे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? इससे छोटा नहीं होगा। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जिसे कि आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, उसे कहेंगे हम लोग मोनोसैकेराइड्स। लिखेंगे अ कार्बोहाइड्रेट, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट, मुन्ना लिख रहे हो कि नहीं? लिखते रहो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी hydrolyzed, that cannot be hydrolyzed further, that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit
ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन आर नोन एज मोनोसैकेराइड्स। हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे मोनोसैकेराइड्स। डन। चलिए ठीक है, तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को ले लिया जाए। तो जब मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुना तो होगा ही आपने। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसका कॉमन एग्जांपल हो गया। तो ये था आपका मोनोसैकेराइड्स। आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 की बात करते हैं, दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स। आप यकीन नहीं करेंगे, कई बार आईआईटी जेई मेन में और नीट में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि ओलिगोसैकेराइड्स में कितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं। आप इमेजिन कर लीजिए, ओलिगोसैकेराइड्स। हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ ले, तो भाई साहब समझदार लगते हो, पढ़ लेना। ओलिगोसैकेराइड्स एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइज करके 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मुझे मिल सकता है, मैं उसे ओलिगोसैकेराइड कहूंगा। देखिए मैं लिखता हूं, देखें, कार्बोहाइड्रेट्स दैट इल्ड, या गिव्स भी लिख सकते हैं, दैट इल्ड्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दैट इज 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, यूनिट्स लिख सकते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस आर नोन एज ओलिगोसैकेराइड्स। क्या समझे? यानी अगर मैं किसी कार्बोहाइड्रेट को, बड़ा कार्बोहाइड्रेट है उसको अगर मैं हाइड्रोलाइज कर दूं और हाइड्रोलाइज करके मैं 2 से 10 मोनोसैकेराइड निकाल सकता हूं, तो वो मेरा ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। आइए इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सबसे वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज हो गया आपका एग्जाम्पल। उसके अलावा माल्टोज, माल्टोज हो गया। इसके अलावा भी और कुछ ले सकते हैं, लाइक लैक्टोज एक्सेट्रा। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब आपका ओलिगोसैकेराइड्स है। एग्जाम्पल मत भूलना मेरे दोस्त, लिखने के लिए आएगा तो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं तीसरे यानी पॉलीसैकेराइड्स की तरफ। मुझे लगता है अब तो आप इसका डेफिनेशन समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से डेफिनेशन की यहां पर बात करूंगा। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स की हम लोग बात करते हैं। क्या बात हो रही है पॉलीसैकेराइड्स की भाई? इसका मतलब हुआ कि मान लिया जाए आपने हाइड्रोलाइज किया और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा, मतलब 10 से अधिक, 10 तक तो ओलिगोसैकेराइड्स था, मतलब उससे अधिक लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स आपको मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स which gives a large number of monosaccharides, large number of monosaccharides on hydrolysis, are known as पॉलीसैकेराइड्स। उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। दोस्त समझते जाना। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो सबसे वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, ये सब पॉलीसैकेराइड्स है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टार्च, सेल्यूलोज, है ना, स्टार्च, सेल्यूलोज हो गया। इसके अलावा और भी है, ग्लाइकोजेंस भी है आपका, तो मैं ग्लाइकोजेन भी लिख देता हूं, ग्लाइकोजेन एक्सेट्रा। तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। डन।
तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब आप समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन में मैंने क्या क्या बता दिया कि 3 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। याद रहेगा ना? मोनोसेक्राइड किसे कहेंगे? जिसे मैं फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर पाऊंगा। ओलिगोसेक्राइड्स किसे कहेंगे? जो हाइड्रोलाइज होकर 2 से 10 दे दे, मोनोसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड जो लार्ज नंबर दे, 11 से लेकर अधिकतम जितना हो सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग मोनोसेक्राइड के माहौल को बनाते हैं। तो यहां पर मैं डबल एरो मार्कर हेडिंग देता हूं, मोनोसेक्राइड्स पढ़ा जाए। कि भैया मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, क्या होता है ये तो बता दिया मैंने। अब इसमें और क्या क्या हो सकता है, जैसे कुछ और अलग अलग टाइप्स के मोनोसेक्राइड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसा मैंने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। क्या होता है, कई बार नाम में बच्चा कंफ्यूज करता है। तो इसके लिए मैं यहां पर आपको छोटी सी चीज बताता हूं। मान लिया जाए कि आपने एक ऐसा लिया मोनोसेक्राइड जिसमें कि 3 कार्बन मौजूद है, ठीक है, 3 कार्बन उसमें मौजूद है। अगर उसमें 3 कार्बन मौजूद है तो मैं उसे क्या कहूंगा? मैं उसे कहूंगा, अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है तो मैं उसे कहूंगा एल्डो ट्रायोज, मैं उसे कहूंगा एल्डो ट्रायोज। और अगर मान लीजिए वो आपका, यहां पर मैं इसे टेबल फॉर्म में बता दूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। इसे थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में कर देता हूं, और इसे आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर इसे डिवाइड कर देता हूं। यहां लिख देता हूं कार्बन, यहां लिख देता हूं अल्डिहाइड, और यहां लिख देता हूं मैं कीटोन। अब आपको तो अच्छे से मालूम है कि आपका मोनोसेक्राइड जो है वो अल्डिहाइड, बहुत सारा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो 3 कार्बन हुआ तो एल्डो ट्रायोज, या फिर मैं इसे कहूंगा कीटो ट्रायोज। अब आप समझ गए होंगे कि अगर 4 कार्बन हुआ तो मैं उसे कहूंगा एल्डो टेट्रोज, है ना, एल्डो टेट्रोज। और इसे क्या कहूंगा? कीटो टेट्रोज। मान लिया जाए, चलिए डायरेक्ट चलता हूं, 6 कार्बन हुआ तो इसे कहूंगा एल्डो एल्डो हेक्सोज। इसे क्या कहूंगा? एल्डो हेक्सोज। और इसे क्या कहूंगा? कीटो हेक्सोज। यानी कि अब मैं अलग अलग कार्बन के आधार पर अलग अलग मोनोसेक्राइड्स को मैं डिवाइड करके आगे की बातों को आपको बता सकता हूं। अब सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो मैं बात करूंगा कि भाई आपके लिए ये कौन सा मोनोसेक्राइड पहले पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं कि भैया आप ग्लूकोज के बारे में कितना जानते हो, तो चलिए भाई ग्लूकोज के बारे में बात किया जाए मेरे दोस्त, कि ग्लूकोज क्या होता है। तो स्टार देकर हेडिंग दिया जाए, स्टार दिया जाए, और स्टार दे दूं मोनोसेक्राइड, हाँ हाँ चलना है, अरे क्या। ग्लूकोज, बात करते हैं ग्लूकोज की। तो क्या होता है ग्लूकोज? अब बात करेंगे भाई ग्लूकोज क्या होता है। तो ग्लूकोज आपके रोजमर्रा की जिंदगी में तो नहीं, पर गर्मी के मौसम में आपको ठंडक का एहसास दिलाता है ग्लूकोज। ग्लूकोन डी, दुकानदार के पास आप जाते हैं और जाके कहते हैं भाई साहब ग्लूकोन डी देना, ग्लूकोज डी देना, और वो आपको देता है। अब आप उसको बताइएगा, अरे यार तुम जानते हो क्या, ग्लूकोज जो होता है ना ये कार्बोहाइड्रेट होता है, मोनोसेक्राइड होता है। 2 मिनट रुकना, वो लाठी निकालेगा और फिर जो बेटा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा ना, वो ओहो हो, बहुत अद्भुत मजा आएगा, बहुत। तो बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज कैसे बनता है, ग्लूकोज क्या बना सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको भी ग्लूकोज में देने वाला हूं, ठीक है, 1 बाय 1। फिर ग्लूकोज पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड्स में एक और पढ़ेंगे, फ्रुक्टोज। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? C6H12O6, ठीक है। तो बात करते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो इसको मैं यहां पर एरो मार कर लिखता हूं, C6H12O6, यह है आपका ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या होता है जरा उस पर भी गौर करते हैं। ग्लूकोज जो होता है ये आपका पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होता है। ये क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो लिखेंगे इट इज एकदम आराम से देखिए, सब कुछ पता चलेगा। इट इज पॉली हाइड्रोक्सी
अल्डिहाइड। ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होता है, मतलब इसमें अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है और बहुत सारा OH ग्रुप इसमें लगा होता है, ठीक है। इसे आप एल्डोहेक्सोज कह सकते हैं, जो अभी मैंने बताया 6 कार्बन होने की वजह से। इट इज एल्डोहेक्सोज, इट इज एल्डोहेक्सोज, या इसे एक और नाम से बुलाया जाता है डेक्सट्रोज, इसे हम लोग डेक्सट्रोज कहते हैं। ये हो गया ग्लूकोज का थोड़ा इंट्रोडक्शन। आइए बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो सिंगल एरो मार्कर मैं यहां पर हेडिंग देता हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ज्यादा मेथड तो नहीं है ग्लूकोज के बनने का, 2 मेथड है और दोनों मेथड को हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या है भाई साहब? तो नंबर 1 मेथड है फ्रॉम सुक्रोज। आप सुक्रोज से कैसे बनाएंगे? तो फ्रॉम सुक्रोज ग्लूकोज कैसे बनेगा? तो सिंपली इसे करना पड़ेगा हाइड्रोलाइसिस। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। दिस इज योर सुक्रोज, और इसे आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करेंगे। याद रखिएगा एरो के बीच में एक एसिडिक कंडीशन जरूर होना चाहिए। ऐसे तो मैं H+ लिखता हूं, पर कुछ किताबों में H2SO4 भी लिखा रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, दोनों सही है, H+ जरूर लिख दीजिएगा। यहां पर ये क्या करेगा, इसको तोड़ के 2 कंपाउंड बनाएगा, C6H12O6, और दूसरा भी बनेगा C6H12O6। अब आप कहेंगे सर दोनों तो सेम ही है, अलग अलग क्यों लिखा आपने? बेटा सुनो, ये तो चलो तुम्हारा सुक्रोज हो गया, पर सुक्रोज जो होता है उसको जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज। एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज। तो इसे कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे। याद रखिएगा जब मैं सुक्रोज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाता है, वहां पर मैं ये बताऊंगा। फिलहाल ये चलेगा। ये हो गया फ्रॉम सुक्रोज। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा भी मेथड है भाई साहब, और वो है फ्रॉम स्टार्च और सेलुलोज, पॉलीसेक्राइड्स। फ्रॉम स्टार्च और सेल्यूलोज। देखो पढ़ाई कर रहे हो बेटा तुम पूरा एनर्जी के साथ। अब सोचो, मैं अगर सोचो ऐसा ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, और आप अगर सोचो कि मैं आपके सामने ऐसे पढ़ाऊं, तो ये रहे आज के मुख्य समाचार। ऐसा है कि सुक्रोज जो है वो वाटर से हाइड्रोलाइज करके बनता है और फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना देता है। समझ रहे हो ना? तुम कहोगे अरे यार क्या हो रहा है यार। आप समझ रहे हैं? एनर्जी को मेंटेन रखने की जरूरत है। इस साइड से मैं कर रहा हूं, उस साइड से आप भी मेंटेन रखो। ये नहीं कि आप भी डेवलप है, मैं चल रहा हूं इसे और आप हो ए भाई इतना दुखी आता मत बन। अगर ऐसा दर्द है जीवन में तो पढ़ाई बंद कर दे, जा कुछ और कर जो करने का मन है। और अगर पढ़ने का मन है तो एनर्जी बनाकर, ठीक है। फ्रॉम स्टार्च और सेलुलोज एडलाइज करेंगे। अब स्टार्च और सेलुलोज की जो परिभाषा है मेरे दोस्त, बहुत सारा इसमें होता है। क्या बहुत सारा क्या होता है? बोले तो बहुत सारा n नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं इसमें। तो C6H12, नहीं भाई 12 पे कहां जा रहे हैं आप? C6H10O5 होल n, और साथ में n नंबर ऑफ H2O यहां पर आप लगा दीजिए। और जब आप इसको इस तरह से तोड़िएगा तो n नंबर ऑफ C6H12O6 आपको मिलेगा। ये आपका स्टार्च या सेलुलोज का फॉर्मूला है। क्या है नहीं है कैसे है ये सब आगे पता चलेगा। इसे स्टार्च और सेलुलोज आप कह सकते हैं। और ये जो बनाया इसने, दिस इज योर ग्लूकोज, यानी कि आपने ग्लूकोज को 2 तरीके से बनाया। एक आपने सुक्रोज को किया और एक आपने ग्लूकोज स्टार्च और सेलुलोज से किया, और दोनों हाइड्रोलाइसिस के मेथड से आपने किया। तो बड़ी आसानी से आप ये चीज यहां पर कर चुके हैं। डन। चलिए अच्छी बात है। अब सवाल होता है कि ये ग्लूकोज दिखता कैसा है? तो आइए मैं सिंगल एरो मार्कर यहां लिखता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलो भाई ग्लूकोज कैसा दिखता है मैं आपको, जैसा मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया कि ग्लूकोज जो है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा
कि ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, बोला था मैंने। अब देखिए क्या है, पहले तो इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है सी, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर H लग जाएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और छह कार्बन। ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक जो चीज सिखाने जा रहा हूं वो ये कि कैसे OH लगाएंगे। लास्ट वाला कार्बन तो CH2OH आप आराम से लिख दीजिए। यहां पर OH ऐसे लिखाएगा, फिर OH ऐसे, एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको लिख के दिखा रहा हूं मैं। फिर OH ऐसे लिखाएगा और फिर OH ऐसे लिखाएगा, और बाकी जगह हाइड्रोजन लगेगा। हम आराम से सीखिए, टेंशन मत लीजिएगा, बाकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। ये बन के रेडी हो गया। अब यहां पर आप देखिए, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये रहा सिक्स्थ। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने इसमें क्या नोटिस किया? आपने इसमें नोटिस किया कि सबसे ऊपर में एक अल्डिहाइड है, सबसे ऊपर में एक अल्डिहाइड है। अब देखिए, बीच में आपके पास सेकेंडरी OH ग्रुप है, सेकेंडरी OH ग्रुप है, 2 डिग्री, 2 डिग्री समझते हैं ना। अब यहां पर चार ऐसे कितने हैं, कुल मिलाकर चार ऐसे कार्बन है जो सेकेंडरी OH वाला कार्बन है, और एक आपका 1 डिग्री OH कार्बन है। यहां पर आपका 1 डिग्री वाला अल्कोहल ग्रुप वाला ये मौजूद है, इसकी संख्या 1 है। यानी कुल 6 कार्बन में 4 सेकेंडरी, एक प्राइमरी अल्कोहल वाला है और एक अल्डिहाइड ग्रुप। ये बात समझ रहे हैं? दूसरा देखिएगा ध्यान से, इसके स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिएगा। मैंने सारा OH दाहिने साइड लिखा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 नंबर वाला जो OH है उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है। याद रखना मेरे दोस्त, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। मैंने एवे नहीं लिख दिया, मेरा मन किया आज मुझे सपना आया है कि मैं 3 नंबर पे बाएं साइड में OH लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द फैक्ट। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, और अगर आपने गलती से दाएं का बाएं कर दिया ना, तो वहां क्या बन सकता है, ये जाकर किसी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट से पूछिए कि एक कार्बन के दाएं या बाएं कर देने पर OH क्या होता है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर 11th में बायोटेक्नोलॉजी लिया होगा, उनको बड़े अच्छे से पता होगा कि क्या मैं बात कर रहा हूं। बहुत बात है मेरे दोस्त, कहानी में बहुत दम है। तो ये बात है, तो याद रखिएगा 3 नंबर पर OH लेफ्ट साइड में होगा। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक और छोटी सी बात मैं लगे हाथ यहीं पे आपको बता दूं, आप अगर ध्यान से एक चीज देखें कि जो आपका 5वां कार्बन है वो आपका सेकेंड लास्ट कार्बन, मैं थोड़ा सा बॉक्स बनाता हूं, और आप ध्यान से देखिए उसमें जो OH ग्रुप है वो दाहिने साइड में। आपको याद होगा मैंने जब आइसोमेरिज्म पढ़ाया था तो मैं वहां पर बोला था कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH अगर राइट हैंड साइड में हो तो हम वहां पर D लगाते हैं, कैपिटल D। याद आया? याद आया बेटा? हाँ, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन याद आया। अब यहां पर इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज डी, है ना। क्योंकि डी अगर आप भूल गए हैं तो जाके आइसोमेरिज्म का नोट्स फिर से पढ़ लीजिए। मैंने बोला था कि जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH ग्रुप दाहिने साइड हो तो हम डी लगाते हैं, और बाएं साइड में हो तो एल लगाते हैं। इसे आप ग्लूकोज डी लिख सकते हैं या फिर आप इसे डी ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कार्बन इसके कायरल है। तो इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है मेरे दोस्त। इसी स्ट्रक्चर को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ग्लूकोज के इसी स्ट्रक्चर को अदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, प्रेजेंटेशन कहिए, अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन। कैसे होगा भाई ग्लूकोज का दूसरा स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन? तो उसके लिए जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो देखिए, सबसे पहले ऊपर में CHO लगाइएगा, फिर बीच में CHOH आपका 4 जाएगा, और फिर नीचे में आप लिखिएगा CH2OH। तो इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है भाई आपका, दिस इज योर अल्डिहाइड ग्रुप, और यहां पर ये आपका हो गया 4 2 डिग्री OH ग्रुप और 1 डिग्री OH ग्रुप। इस तरह से आप अपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बता सकते हैं कि भाई ये क्या बना सकता है। इज इट क्लियर? लगभग हर बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया?
ग्लूकोज कैसे बनता है और ग्लूकोज दिखता कैसा है। दोनों स्ट्रक्चर को एकदम बढ़िया से याद रखना बेटा, कभी भी सवाल आएगा तो इज्जत से लिख देना, भूलोगे नहीं, पक्का? मम्मा प्रॉमिस बेटा। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अदर स्ट्रक्चर ऑफ बात हो गई। बात करते हैं थोड़े से कि ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो यहां पर सिंगल एरो मार्कर में लिखता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। लिखते जाना बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। मैं बार बार बोलूंगा, ये चैप्टर बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की। क्या बात करते हैं? कुछ बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर। मैं लिखता हूं डी ग्लूकोज, जिसको आप बोलते हैं डी। आपको याद होगा कैपिटल डी का मतलब हो गया कि राइट और लेफ्ट में कहां पर OH है, और प्लस का मतलब हो गया कि डेक्स्ट्रो। तो डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज। ऐसा करता हूं मैं, ये बीच में जो मैंने डैश दिया इसको मिटाया, तो नहीं तो पता चला कंफ्यूज कर जाओगे, प्लस के बाद माइनस क्यों लिखा सर ने। तो डी प्लस ग्लूकोज इज वाइट क्रिस्टलाइन, आपने देखा ही होगा, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ मेल्टिंग पॉइंट, विथ मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 419 केल्विन के आसपास होता है। इट ऑल्सो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोहाइड्रेट, in the form of monohydrate with melting point 319 केल्विन। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। पानी में बड़ी जल्दी घुल जाता है, तभी तो आप घोल के पीते हो, बड़ा मजा आता है पीने में, मीठा लगता है। इट इज रेडिली, इट इज रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर। अब इस पर बच्चा एक सवाल भी पूछता है, सर आपने तो कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में जल्दी सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, फिर ये जल्दी से कैसे हो गया? भाई साहब, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है, अच्छी बात है, पर इसमें देखो OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ये, कहा यार। तो इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर बट स्पेरिंगली सॉल्युबल, बट स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ये अल्कोहल में, या एंड कंप्लीटली इनसॉल्युबल होगा ईथर में, एंड कंप्लीटली इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन ईथर। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए चौथे पॉइंट पर चलते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये बात को हम पहले बता चुका हूं। तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। पांचवा पॉइंट, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। देखिए, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आए हैं तो मैं आपको एक और सुझाव दूंगा, खास करके इस कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, कि आप एक बार आइसोमेरिज्म का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा रिवाइज कर लें, आपको मजा आएगा तब। इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, इन नेचर विथ, ये जो पॉइंट लिख रहा हूं इसको याद रखेंगे तो आईटी मेडिकल में काम आएगा, विथ स्पेसिफिक रोटेशन। मैंने वहां पर जब आइसोमेरिज्म पढ़ाया था तब मैंने ये बात कहा था कि ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में काम आएगा। तो इस स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ, क्या है भाई, तो +112 डिग्री, ठीक है, इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। जो रोटेशन आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन की बात मैंने की थी, वहां पर मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, अल्फा वाला।
अल्फा जो टी डिग्री सेल्सियस से मिलता है इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड बाय एल इंटू सी, एल इज द लेंथ, सी इज द कंसंट्रेशन एट टी डिग्री सेल्सियस। पढ़ा चुका हूं, आप बड़े लोग हैं, आपको याद थोड़े ना रहता है, इतनी बातें कौन याद रखेगा। ठीक है। इट इज देयर फोर, इसी वजह से हम लोग इसे एक और चीज कहते हैं, इट इज देयर फोर, इट इज देयर फोर कॉल्ड, इट इज देयर फोर कॉल्ड डेक्सट्रोज। हम लोग इसी वजह से इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये हो गया पांचवा पॉइंट। चलते हैं छठे पॉइंट की ओर। ग्लूकोज हैज अ वेरी स्वीट टेस्ट but is about but is about 3/4 as sweet as सुक्रोज। सुक्रोज से 3/4 गुना। सुक्रोज किसे बोलते हैं? कैन शुगर। कैन शुगर याद, इतनी प्रॉपर्टीज आपको अपने से याद रखनी है जो आपको बहुत काम देगा आपके उज्जवल भविष्य के लिए। अब ये आपके ऊपर है कि अपना भविष्य कितना उज्जवल बनाते हैं, ये तो खैर देखने वाली बात होगी मेरे दोस्त। याद है, समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। तो फिर से सिंगल एरो मारता हूं मैं और ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम लोग करेंगे। बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, ग्लूकोज के केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बारी बारी से। तो नंबर 1, तो सबसे पहला जो मैं इसका रिएक्शन आपको बताऊंगा कि जब इसको हम लोग ट्रीट करेंगे HI के साथ, यहां पे लिखता हूं मैं, रिएक्शन विथ HI, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको अगर आप रिएक्ट करेंगे। आपको बता दूं, रेड फास्फोरस और HI आपने सुना होगा, HI एंड यहां पर रेड फास्फोरस भी लिख देता हूं, एंड रेड फास्फोरस। आपको अच्छे से याद होगा, ये इतना रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किसी को भी अल्केन में कन्वर्ट कर देता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कीजिए, जब अल्केन पढ़ाया था तब भी ये बताया था, और बाद में और सब चैप्टर जितने भी हैं सब में ये रिएक्शन आया था। तो यहां पर जैसे मान लीजिए आपके पास, सपोज कीजिए ये आपका ग्लूकोज है, तो CHO, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CHOH, यहां पर 4 रहेगा और यहां पर आपका CH2OH है। ठीक है। अब यहां पर आपने रेड फास्फोरस और HI का इस्तेमाल कर दिया थोड़ा सा हीटिंग के साथ। जैसे ही ऐसा करेंगे, ये क्या करेगा मालूम है? इन सब को एकदम फ्लैट कर देगा, सारा अल्डिहाइड गायब, सारा अल्कोहल गायब, सब कुछ खत्म, सीधा सीधा बन जाएगा एन हेक्सेन। ये सीधा सीधा बन जाएगा आपका CH3 CH2, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। ये पूरा पूरा आपका बन के रेडी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एन हेक्सेन। तो आराम से याद रखना बेटा, आज के बाद कभी भी अगर आपको ऐसा रिड्यूस करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में ऐसा करेंगे, प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे, तो यहां पर सारे के सारे कार्बन जो है, कार्बोनाइल ग्रुप, अल्कोहल, ये सब अल्केन में इसे कन्वर्ट कर देगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे, जो भी रिएक्शन मैं यहां बताने वाला हूं आपको, ये सारा रिएक्शन आप पहले से जानते हो, यकीन मानो, ये बता चुका था। अभी मैं जो रिएक्शन बताने वाला हूं, ये रिएक्शन आपको अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा चुका हूं। याद है, अल्डिहाइड कीटोन में एक रिएक्शन पढ़ाया था मैंने, NH2Z, H2O बाहर निकलता था कार्बोनाइल ग्रुप का, तो C डबल बॉन्ड NZ बन जाता था। याद आया? अगला वही होगा, तो लिखेंगे यहां पर रिएक्शन विथ NH2OH, रिएक्शन विथ NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है। अब इससे आप ट्रीट कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए, जैसे आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट कीजिएगा, मैं यहां पर आपको अल्डिहाइड ग्रुप को थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं ताकि हाईलाइट हो सके, और बाकी CHOH और यहां पर CH2OH आपका मौजूद है। तो यहां पर आपका क्या होगा, ये एरो दिया और यहां पर आपने लिया NH2OH, तो यहां पर NOH में लिखता हूं ऐसे, और H2 के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलेगा? दिस इज योर हाइड्रोक्सिल अमीन, मैं यहां पर लिखता हूं हाइड्रोक्सिल अमाइन।
ये रिएक्शन मैं आपको अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा चुका हूं। क्या होगा ये देखिए, यहां से इज्जत से H2O बाहर निकल जाएगा, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा देखिए, C डबल बॉन्ड NOH यहां पर बनेगा, H तो वहां रह जाएगा, और नीचे में CHOH होल 4 और साथ में CH2OH बन जाएगा। इसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो इसे कहेंगे ऑक्साइन। इसे क्या कहेंगे, ऑक्साइन। और साथ में आपका वाटर तो बाहर आपका निकल ही गया है, तो यहां पर आपको जो है ऑक्साइन मिलेगा, और इसे आप टेक्निकली इस तरह से देख सकते हैं कि भाई क्या मेरा प्रोडक्ट जो है बन रहा है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? तो रिएक्शन विद NH2OH की ये कहानी है। अगर वहीं पर मैं मान लीजिए तीसरा रिएक्शन लेकर चलता हूं, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं ना, ये रिएक्शन जो था दूसरा वाला रिएक्शन, ये एक्सक्लूसिवली अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन था। कि NH2OH है, H2O बाहर निकाल दिया। उसी तरह से मैं तीसरा रिएक्शन आपको बताता हूं, वो भी आप अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन पढ़ चुके हैं। मतलब ये समझिए बात को, ये दो ही तरह का रिएक्शन शो करेगा, या तो ये अल्डिहाइड वाला रिएक्शन शो करेगा क्योंकि इसमें अल्डिहाइड है, या ये अल्कोहल वाला रिएक्शन शो करेगा। रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्ट कर दिया तो उसने पूरा अल्केन इसलिए बना दिया क्योंकि वो जिसको देखता है उसी को, रोड रोलर है, चला दीजिए सब बर्बाद कर देगा। तीसरे में आते हैं रिएक्शन विथ HCN। चलते हैं रिएक्शन विथ HCN पर, ठीक है, बात करते हैं। अब यहां पर रिएक्शन विथ HCN में फिर से वही बात, C डबल बॉन्ड O और H, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, CHOH होल 4 और CH2OH यहां पर आपका बनके रिएक्शन के लिए तैयार है। और यहां पर आप लीजिए HCN, आपको अच्छे से मालूम है यहां पर ये डीलोकलाइज होगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और H प्लस और Cn माइनस। बोलिए रिएक्शन किया है कि नहीं? सबसे पहले कब पढ़ाया था? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद करो। तो यहां पर ये हो गया। अब देखिए इस पर जब अटैक कीजिएगा तो कहानी क्या हो जाएगी, कहानी हो जाएगी यहाँ पर Cn लग जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा, H तो पहले से था, और यहाँ पर आपका CHOH करके 4 हो गया, और नीचे में आपका CH2OH हो गया। इसे हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रीन, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग साइनोहाइड्रीन, यानी कि ये साइनोहाइड्रीन बन गया। तो ऊपर वाला आपका एक बना ऑक्साइम और दूसरा आपका बन गया साइनोहाइड्रीन। तो इस तरह की कहानी है। चलिए तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये आता है, ये ऐसे नहीं कि बस यूं ही चल रहा है, सवाल आएगा। चौथे में आसान लेकिन है, आपको फील आ रहा होगा, अगर आपका अल्डिहाइड कीटोन अच्छा है और अल्कोहल अच्छा, ऑर्गेनिक यार इतना बढ़िया से सब कुछ बता दिया, अगर वो सब अच्छा है तो ये तो मजा ही आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं चौथे पॉइंट की, दैट इज रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, Pr2 वाटर। ये बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है आपके अल्डिहाइड को, ये बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा आपके अल्डिहाइड को। क्या होगा देखिए, यहां पर ऊपर में आपका CHO है, यहां पर CHOH होल 4 कर दीजिए, और नीचे में CH2OH कर दीजिए, और उसके बाद यहां पर आप Br2 यानी ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कीजिए। याद रखिएगा, ब्रोमीन वाटर बड़ी आसानी से अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा तो यहां पर लग जाएगा COOH, और यहां पर CHOH होल 4 हो जाएगा, और यहां पर लग जाएगा CH2OH, और इसका नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है आपकी प्रीवियस ईयर में, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। वैसे तो मैं इसमें किसी भी रिएक्शन में VVI इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि सारा रिएक्शन ही VVI है, तो कहने की जरूरत नहीं है, हर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट फिर भी ये आपका ग्लूकोनिक एसिड है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर आपका। अब हम लोग करते हैं भाई रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड यानी एसाइलेशन। पांचवा रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। ये भी जरा देख लेते हैं भाई, ये भी क्या बला है, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए जरा समझिएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड जब आप रिएक्शन ले रहे हैं तो ये अल्डिहाइड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड डिस्टर्ब करेगा आपके अल्कोहल को। कुल मिलाकर कितने अल्कोहल है? 5, 4 सेकेंडरी है और 1 प्राइमरी है, कुल मिलाकर 5। तो पांचों से ये रिएक्ट करेगा। देखिएगा, तो यहां पर सबसे पहले मैं CHO लिख देता हूं, उसके बाद देखिए आपका CHOH। देखिए इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं आपको बताने के लिए,
नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि रिएक्शन हुआ कैसे। मैं किसी एक के साथ वो रिएक्शन करके आपको दिखाऊंगा, मैं किसी एक के साथ रिएक्शन करके दिखाऊंगा और बाकी के साथ आप समझ लीजिएगा कैसा ही होने वाला है। COH हो गया 4, 5 और एक और ले लेते हैं 6। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके बता रहा हूं। मान लिया जाए मैंने यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, लाइक CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। मुझे हर किसी के साथ इसको ऐसे ही रिएक्ट कराना होगा। CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। किताबों में ऐसे नहीं दिया हुआ है, वो डायरेक्ट लिख के बैठ गए, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए कि कांड हो क्या रहा है। CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर भी CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, और साथ में यहां भी CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। ये हो गया। अब देखिए ये कैसे ब्रेक होगा। तो ये ब्रेक ऐसे होगा कि आपका जो ऑक्सीजन है वो O- और H+ में ब्रेक करेगा। ये सारा आप इसी तरह से ले लीजिए। फिलहाल देखिए मैं रूल को फॉलो करूंगा तो 3 नंबर वाला OH लेफ्ट साइड में, लेकिन फिलहाल मुझे रिएक्शन करवाना था इसलिए मैं इसको साइड में कर देता हूं। O- H+, समझ लीजिएगा उसी साइड से है, इतना यार दिल पे मत लेना। माइनस और प्लस, यहां भी माइनस और प्लस, और यहां भी माइनस और प्लस। ये ब्रेक कर गया। यहां क्या होगा देखिएगा, मान लिया जाए इधर से ब्रेकिंग करवाता हूं, ये उठ के इधर चला गया माइनस और यहाँ पर प्लस, इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक किया, यहां भी उठ के इधर चला गया। किधर से भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने दिन से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, अब तक तो यार मास्टर हो गए हो आप लोग। यहां से भी इसका माइनस और यहाँ पर ये प्लस, बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ। यहां भी इधर गया माइनस और यहाँ पर प्लस, बॉन्ड इसका यहाँ से ब्रेक हुआ, और यहाँ भी ये माइनस और ये प्लस, बॉन्ड इसका यहाँ से ब्रेक हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये माइनस वाला इस प्लस के साथ मिलकर अपना एसिड बना के निकल गया। सिमिलरली इसके साथ भी हो गया होगा वही कहानी, इसके साथ भी वही कहानी रही, इसके साथ भी वही कहानी रही, सबके साथ वही कहानी रही। जितना को मैं दिखा पा रहा हूं उसको मैं दिखा दे रहा हूं। लास्ट वाला भी वही कहानी रहा होगा, इधर से आपका ये चला गया उधर से। अब ये सब जो मैंने कर दिया, अब देखिए, अब ये जो मैंने किया, इन सब के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बना वो लिखता हूं, आप अपने आप समझ जाएंगे क्या होगा। देखिएगा CHO, ध्यान दीजिएगा C, उसके बाद मान लीजिए ये H है, O C डबल बॉन्ड O और CH3, सही है। और ये मैं चारों के लिए होल 4 लिख दूं, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सारा लिखने से समझ गया ना, 4 बार लिखना था, ये हो गया। और सबसे लास्ट में नीचे में CH2O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका बन के रेडी हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं ध्यान से, ये ईस्टर टाइप का कंपोनेंट आपका बना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन विद ग्लूकोज। समझ रहे हैं कितना लंबा चौड़ा खेल चला। अब यही कहानी है यहां पर कि भाई आगे और क्या होगा। चलिए चलते हैं। कितना नंबर रिएक्शन था ये रिएक्शन था आपका 5 नंबर। 5 नंबर रिएक्शन हो गया। चलिए बात करते हैं 6 नंबर रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं भाई, कि ऑक्सीडेशन कर दिया। सपोज कीजिए मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं आपके ग्लूकोज का, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। मान लिया जाए मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिया जो मेरा लिखा हुआ है CHO, उसके बाद CHOH होल 4, और उसके बाद CH2OH है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, इसको मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं। सपोज कीजिए मैंने ऑक्सीडाइज किया नाइट्रिक एसिड से। अब जब मैं इसे ऐसा ऑक्सीडाइज करूंगा, ये थोड़ा तगड़ा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज मैं कर देता हूं यहां पर, तो ये ऊपर और नीचे दोनों वाले को, प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएगा क्योंकि वो कीटोन बनाता है और कीटोन एसिड नहीं बनाता। अगर बनाता है तो पॉप ऑफ रूल फॉलो करना पड़ता है। बीच वाला आपका वैसे रह जाएगा CHOH होल 4,
और नीचे में भी आपका COOH बन गया। इसे हम लोग कहते हैं सैकरिक एसिड। इसे हम लोग कहेंगे सैकरिक एसिड। मान लिया जाए आपके पास ग्लूकोनिक एसिड शुरू में जो बनाया था मैंने, मान लिया जाए आपके पास ग्लूकोनिक एसिड है। सपोज कीजिए मैं यहां पर लिखता हूं ग्लूकोनिक एसिड COOH CHOH होल 4 और उसके बाद CH2OH। ये आपका ग्लूकोनिक एसिड है। अगर मेरे पास ग्लूकोनिक एसिड है और मैं ग्लूकोनिक एसिड को भी इसी तरह से ऑक्सीडाइज कर दूंगा HNO3 के साथ, तो देखिए मुझे फिर भी सैक्रिक एसिड ही मिलेगा। यानी ग्लूकोनिक एसिड भी अगर मेरा ऑक्सीडाइज हो जाए तो मुझे सैक्रिक एसिड देगा। तो ये कहानी है बाबू इसकी। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड यहां तक केमिकल रिएक्टिविटी हुई। अच्छा, इसके अलावा और बातें हैं कि ग्लूकोज ग्लूकोज इसमें अल्डिहाइड है, समझिएगा इसमें अल्डिहाइड है, यानी ये टॉलेंस टेस्ट दे सकता है, फेलिंग्स टेस्ट दे सकता है, अल्फा हाइड्रोजन भी है इसके पास, यानी ये हर तरह से तैयार है टॉलेंस टेस्ट देने के लिए, फेलिंग टेस्ट देने के लिए। तो अगले लेक्चर में, यहां तक बहुत कुछ पढ़ा दिया यार, सब कुछ हो गया। अगले लेक्चर में थोड़ा सा टॉलेंस और फेलिंग्स के बारे में बता दूंगा कि ये दे सकता है। उसके बाद इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होता है उस पर बात करेंगे, और भी बहुत कुछ मजेदार चैप्टर है। जैसा मैंने कहा आगे और धीरे धीरे माहौल गर्म होगा तो और इंटरेस्टिंग सब चीजें सुनने को मिलेंगी। आगे बात करेंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए।